Hello, friends, and welcome to the Digital Academy. And this is lecture number 3 of our series on Indian polity. तो फ्रेंड्स, इस सीरीज के माध्यम से हम लोग कवर करना चाहते हैं एग्जाम्स लाइक एसएससी, एनटीपीसी एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स. तो इन केस अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो में आए हैं तो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हम पहले ही लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 कवर कर चुके हैं फ्रेंड्स. तो अगर आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ आई वुड रिकमेंड कि आप पहले लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 की वीडियोज़ देख लें. लिंक मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगा. तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट. राइट, तो फीचर्स में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट है. हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर भी करेंगे एंड फिर इट इज़ अप टू अस कि हम देखेंगे कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि हमारी ऑडियंस कैसी है. राइट, कितने लोग हैं, किस किस तरह के लोग हैं, इसलिए शायद हमें डिफरेंट वे में कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ा, इसीलिए शायद किसी और कंट्री को किसी और वे में कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़े. राइट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर. तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको बेनिफिशियल लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि और ज़्यादा लर्नर्स, फेलो लर्नर्स हमारे साथ जुड़ सकें. एंड प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें इस वीडियो को. इट विल मोटिवेट अस अलॉट. तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गो एंड डिस्कस लेक्चर नंबर 3, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके गाइस, तो सबसे पहला फीचर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. मतलब दुनिया में सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के पास है. राइट, तो इतना बोला जाता है कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन का 3 गुना लगभग कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है. इतना बड़ा ह्यूज कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोगों के पास. तो हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वैसे ही यूके के पास एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. इन दोनों में फ़र्क क्या है? राइट, तो यूएसए ने और इंडिया ने कौन सा अडॉप्ट किया? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, हमने एक ऐसी बुक बनाई जो कि एक सिंगल लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करती है. कहने का मतलब जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, जो भी शेड्यूल्स हैं, वो सब के सब A to Z हमने एक ही बुक के अंदर कंपाइल किया एंड उसको हम बोलते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, तो हमने कुछ भी अगर रेफर करना है कि हमारे देश में क्या होना है, वो सब कुछ A to Z एक बुक के अंदर लिखा हुआ है, रिटन है. राइट, बट ऑन द अदर हैंड यूके के अंदर ऐसा नहीं है. सो दे हैव अडॉप्टेड एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, तो उसके अंदर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ऐसी कोई किताब, ऐसा कुछ नहीं है. राइट, नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम पावर इज गिवन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. कहने का मतलब जैसे हमारे देश में क्या है कि अगर हमें कुछ भी कल को लॉ बनाना है, इट हैज़ टू बी अंडर द परव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कहने का मतलब अगर लेजिस्लेचर कल को कोई लॉ बनाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं जा सकता. राइट, ऐसा केस फिलहाल यूके में एग्जिस्ट नहीं करता. सुप्रीम पावर वहाँ पे किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, लेजिस्लेचर के पास. मतलब अगर कल को वो किसी भी तरह का लॉ बनाना चाहते हैं तो ऐसी कोई बुक नहीं है जो उनको गवर्न कर रही है. राइट, तो दे आर फ्री टू मेक लॉज. उनको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है. उनका जो काम है, इट वर्क्स बेसिकली ऑन ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड कन्वेंशंस. राइट, कस्टम्स, कन्वेंशंस एंड ट्रेडिशंस के ऊपर चल रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक सिंपल सेट फॉर्मेट है कि सबसे पहले किसी भी राज्यसभा में या लोकसभा में पास होगा, फिर आगे जाएगा, फिर प्रेसिडेंट उसको फाइनल नोट देगा. वैसे ही यूके के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, बट एक कस्टम बना हुआ है कि हाँ, जब भी कोई लॉ बनेगा तो उसको फाइनली वहाँ की जो क्वीन है वहाँ से उनसे साइन करवाया जाएगा. इट इज़ जस्ट अ कस्टम, आप कह सकते हैं, एक ट्रेडिशन बना हुआ है. बट ऐसा कोई लॉ नहीं है. ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे ही करना पड़ेगा. इस चीज़ को वो चेंज कर सकते हैं, बट क्योंकि वो बहुत सालों से ये चीज़ करते आ रहे हैं तो वो एक कन्वेंशन, एक कस्टम काइंड ऑफ बन गया है वहाँ पे. राइट, लास्ट पॉइंट, इट कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल और बोथ. राइट, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस किसी भी तरह के हो सकते हैं. यूजुअली जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी हम थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने थोड़ी सी रिजिडिटी भी डाली है एंड थोड़ा सा हमने उसको फ्लेक्सिबल भी रखा है. राइट, बट इन केस ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस दे आर मोस्टली फ्लेक्सिबल. राइट, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1 कि हमारा एक फीचर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि सबसे लंबा लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है. राइट, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. तो गाइज, अगर आपने प्रीवियस वीडियो कोई देखी होगी तो उसमें हम बात कर रहे थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जब हम बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब काम कर रही थी, तो हमने लगभग 60 अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा, उनको प्रॉपरली रैंसैक किया. रैंसैक मतलब उनको ढंग से पढ़ के उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को ढूंढा एंड फिर अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. तो ये एक ऐसा फीचर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट बनाता है, अलग बनाता है. राइट, तो पॉइंट नंबर 2 डन.
पॉइंट नंबर 3, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देयर इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो इसको हम आराम से डिस्कस करते हैं। रिजिड का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इस वर्ड का मतलब समझिए आप। रिजिड का मतलब कोई चीज़ जिसको बदला ना जा सके। आप बहुत रिजिड इंसान हो, आपको मनाना आसान नहीं है। अगर हमने आपसे कुछ काम कराना तो आसान नहीं है, तो उस बंदे को हम क्या बोलते हैं, यार ही इज़ टू रिजिड, राइट। इसके ख्याल बहुत रिजिड हैं, ये नहीं समझ सकता हमारी बात, राइट। तो फ्लेक्सिबल ऑन द अदर हैंड क्या होता है? अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर आपने उसे बोला कि यार नहीं कल ये खाते हैं, तू ये मत खा, तो ही एग्रीज, राइट। तो वो कुछ भी एग्री कर जाता है, तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी रह रही है उसमें। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने थोड़ा सा ब्लेंड रखा है, थोड़ा सा रिजिड भी है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड कैसे है कि देखिए, जैसे हमने आपसे बात मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग हैं, राइट। हम लोगों की नीड्स जो हैं विद सेंचुरीज विद ईयर्स बढ़ती जा रही हैं, राइट, चेंज होती जा रही हैं। तो हम लोग क्या है, एज पीपल वी ऑल आर इवॉल्विंग। हमारी नीड आज जो है, कल को शायद वो हमारी नीड ना हो, राइट। तो हमने कभी नहीं सोचा था कि साइबर लॉ बनेगा, राइट, साइबर क्राइम के ऊपर काम किया जाएगा। बट धीरे धीरे जब इंटरनेट आया, तो साइबर क्राइम के ऊपर काम होने लगा, साइबर लॉ बनाना पड़ा हमें, राइट, उसके ऊपर लेजिस्लेचर ने काम किया। तो हमारी नीड्स, हम रेगुलरली इवॉल्व होते रहते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने एक अमेंडमेंट का एक क्लॉज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है इन आर्टिकल 368, जो बोलता है कि आपके इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर सकते हो। मतलब कुछ चीज़ें, कुछ बदलाव आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ला सकते हो, राइट। बट ऑन द सेम वे, कुछ बदलाव ऐसे हैं जो आपको बड़ी मुश्किल से लाने पड़ेंगे, कुछ हैं जो आप इजीली ला सकते हो। मतलब हमने कुछ चीज़ों को बदलने के लिए रखा है कि आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। मतलब वो इजी नहीं है उन चीज़ों को बदलना, राइट। बट कुछ केसेस में हमने उसको फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि जैसे एक ऑर्डनरी लॉ है, 50% से ज़्यादा अगर एक सिंपल मेजॉरिटी अगर होगी तो आप चेंज कर पाओगे राज्यसभा में या लोकसभा में। तो उस केस में हम बोल देते हैं कि हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हमें दे देता है, राइट। तो इट इज़ द ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी बोथ, राइट। ओके, पॉइंट नंबर 4। तो नेक्स्ट फीचर क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हम लोगों के पास। द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ एट द सेंटर एंड एट द स्टेट, राइट। तो सेंटर पे भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड स्टेट पे भी अलग से, राइट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती क्या है? जहाँ पे देर इज अ प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड अ रियल हेड, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हमारे देश के कौन है? प्रेसिडेंट, राइट। बट रियल हेड कौन है? रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? एग्जीक्यूटिव पावर जो है, इट इज वेस्टेड इन दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्रधानमंत्री, राइट। इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो हम अपना रहे हैं, बट वैसे ही सिमिलरली प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाता है यूएस, राइट। तो यूएस के अंदर क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं और जो रियल हेड हैं, वो दोनों कौन हैं? वहाँ के प्रेसिडेंट। तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का ऐसा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहता, राइट। अंडरस्टूड। तो ये पॉइंट हो गया कि हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास एक फेडरल सिस्टम है बट विद अ यूनिटरी बायस, राइट। तो सबसे पहले फेडरल सिस्टम का क्या मतलब? फेडरल सिस्टम मतलब कि सेंटर काम अलग से कर रहा है एंड स्टेट काम अलग से भी कर पा रहा है। कहने का मतलब, एक फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, दो सरकारें हैं एंड डिवीजन ऑफ पावर्स है दोनों के बीच में। मतलब कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम कर सकती है स्टेट, कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम कर सकती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, हमने तीन तरह की पावर्स की बात करी थी, राइट। कि कुछ सेंट्रल पावर्स हैं, या कुछ सेंट्रल सब्जेक्ट्स हैं, कुछ स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, या कुछ कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो सेंट्रल सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ सेंटर, सिर्फ और सिर्फ यूनियन सरकार, केंद्रीय सरकार। स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ कौन बना सकता है? स्टेट गवर्नमेंट, राइट। बट जो कॉन्करेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर दोनों मिलके काम करते हैं, राइट। तो हमने फेडरल सिस्टम के अंदर क्या किया, दो सरकारें बनाई एंड उनके पावर्स को डिवाइड कर दिया। बट इन केसेस ऑफ इमरजेंसी, जब भी कोई इमरजेंसी आ जाती है, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो क्या होता है, हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिटरी करेक्टर अपना लेता है। यूनिटरी करेक्टर, जैसे कि अभी यहाँ पे लिखा है कि फेडरल सिस्टम तो है बट विद यूनिटरी बायस। मतलब
थोड़ा सा झुकाव है यूनियन की तरफ, राइट। तो यूनियन की तरफ झुकाव कैसे है कि जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो अचानक से सारे के सारे स्टेट सब्जेक्ट्स के ऊपर सेंटर भी काम करना शुरू कर सकती है अगर चाहे तो, राइट। तो द यूनियन पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी लॉज ऑन दैट स्टेट सब्जेक्ट, किसी भी स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर यूनियन पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकती है, बट ओनली इन केसेस ऑफ इमरजेंसी, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज बहुत क्लियरली डिमार्केटेड है। फॉर एग्जांपल डिफेंस की मैं बात करूं तो डिफेंस एक यूनियन सब्जेक्ट है, राइट, एक सेंटर सब्जेक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसके ऊपर लॉ बना सकती है। फॉर एग्जांपल लैंड या फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट उसके ऊपर लॉ बना सकती है। तो ये बहुत क्लियरली डिफाइंड है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, राइट। तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट कैन बी ऑल्टर्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन केसेस ऑफ इमरजेंसी, ये एक प्रोविजन भी है कॉन्स्टिट्यूशन ने जो दिया है यूनियन गवर्नमेंट को, राइट। तो पॉइंट नंबर 6 है अगला, विच सेज कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है एक इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, राइट। तो इन दोनों वर्ड्स को पहले हम समझते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है। व्हाट इज इंडिपेंडेंट, व्हाट इज इंटीग्रेटेड। इंडिपेंडेंट मतलब कि ना तो जुडिशरी स्टेट की है, ना जुडिशरी सेंटर की है, ना ये दोनों की है, ये तीनों से अलग है, ना सेंटर ना स्टेट ना कॉन्करेंट, ये तीनों से अलग काम करती है। इसके ऊपर किसी भी बॉडी का या किसी भी सरकार का कोई दबाव नहीं रहता। इसका जो आप लास्ट पॉइंट देखिए ये वाला, इसका जो कुछ प्रोविजंस हैं उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे है। इसलिए इंडिपेंडेंट है कि टेन्योर जो है फिक्स्ड है जजेस का, कोई भी डिस्कशन हम लेजिस्लेचर के अंदर नहीं कर सकते जजेस के रिलेटिंग कि उसने क्या फैसला दिया, इस फैसले को सही दिया या नहीं दिया, ये चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर सकते लेजिस्लेचर के अंदर। उनका जो सर्विस कंडीशंस हैं वो फिक्स्ड हैं, मतलब टेन्योर फिक्स्ड है, उनकी सैलरीज फिक्स्ड हैं। ऐसा नहीं, ये क्यों किया गया है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को क्यों बनाया गया है, ये बहुत ही पावरफुल चीज़ है। एंड ट्रस्ट मी, हमारे देश को इस तरह से शेप करने में हमारी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्यों? क्योंकि आप इमेजिन करिए कि कोई भी वर्किंग सरकार है, चाहे वो केंद्रीय सरकार में कोई काम हो रही है, कोई घोटाला हो रहा है, एंड अगर सेंटर के अंडर आपकी जुडिशरी होती तो वो केस के अंदर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी आदमी के ऊपर कोई सज़ा ना होती, कोई केस ना दर्ज होता, कोई भी किसी भी तरह का क्रिमिनल ऑफेंस ना लागू किया जाता, अगर वो दबाव रहता हमेशा कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या उनके अंडर सुप्रीम कोर्ट है, राइट। तो इसलिए इनको इंडिपेंडेंट रखा गया कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे इन दोनों के आपस की प्रॉब्लम्स हो, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फेडरल, हमने बात करी थी कि हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब सेंटर भी है, स्टेट भी है, राइट। तो कई बार क्या होता है कि ऐसा ना हो कि सेंटर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने लग जाए, तो उस केस में स्टेट सब्जेक्ट जो होगा उसके ऊपर तो सेंटर काम कर रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इट कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ऑफ डिटर्मिनिंग द लिमिट्स ऑफ पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स। कोई भी एक दूसरे के सब्जेक्ट पे काम ना करे तो ये कौन इंश्योर कर रहा है, हमारी जुडिशरी, राइट। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट इज अ फेडरल कोर्ट। अब ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब क्या है, तो इंटीग्रेट का मतलब जो जुडिशरी है वो 3 लेवल्स पे काम कर रही है हमारे, राइट। जैसे कि हमने बात करी सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड उसके नीचे जो कॉन्करेंट लिस्ट है, वैसे ही एक सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके नीचे हाई कोर्ट आ जाते हैं, उसके नीचे लोकल कोर्ट्स आ जाते हैं। ये तीनों इंटीग्रेटेड हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब अगर लोकल कोर्ट में आपके खिलाफ कोई फैसला सुनाया गया तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से भी सेटिस्फाइड नहीं है, देन यू कैन मूव अहेड एंड गो टू द सुप्रीम कोर्ट, राइट। तो इन ऐसे केसेस के अंदर ये इंटीग्रेशन है तीनों के बीच में, दे ऑल आर इंटीग्रेटेड। सुप्रीम कोर्ट विच इज द हाईएस्ट कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, उससे ऊपर कुछ नहीं है, तो दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या बोला जाता है, इट इज द गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं। ये तो आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बट क्वेश्चन अगर आपको ये पूछा जाता है कि हु इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द आंसर इज सुप्रीम कोर्ट। आंसर इज नॉट प्रेसिडेंट, आंसर इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, आंसर इज नॉट एनी काइंड ऑफ लेजिस्लेचर, आंसर इज सुप्रीम कोर्ट, right? Supreme Court is the guardian of the constitution and guarantor of the fundamental rights.
तो गाइज ये जो अभी फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया है, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आए हों। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देखें एंड दोबारा समझने की कोशिश करें। बट ये तीनों पॉइंट से आपके आगे आने वाली पॉलिटी बहुत ईजी हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स हमने समझने हैं बहुत अच्छे तरीके से, राइट। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, विच इज सिंगल सिटीजनशिप, राइट। तो गाइज यूएसए में क्या रहता है सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे एक फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल गवर्नमेंट है, मतलब स्टेट्स ने इकट्ठे आके एक देश बनाया। तो वहाँ पे क्या रहता है कि स्टेट अपनी एक अलग सिटीजनशिप देती है एंड सेंटर अपनी एक अलग सिटीजनशिप देता है। तो फॉर एग्जांपल के अगर आप न्यू जर्सी स्टेट के रेजिडेंट हैं तो आप न्यू जर्सी के अलग से एक सिटीजनशिप आपके पास होगी एंड आपके पास यूएस की भी सिटीजनशिप होगी, राइट। तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का काम चलता है। बट हमारे देश में यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप काम करती है। कहने का मतलब, अगर आप सपोज करिए महाराष्ट्र से हैं, अगर आप हरियाणा से हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पंजाब की अलग सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं है आपके पास उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की अलग सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं है ना। तो हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट चलता है। मतलब चाहे आप हिमाचल से हों, चाहे आप उत्तराखंड से हों, या आप कहीं से भी हों, आप सिटीजन रहेंगे सिर्फ और सिर्फ इंडिया के, राइट। बट ओनली इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहाँ पे ये चीज़ लागू नहीं करती, राइट। सो वी हैव अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट व्हेन इट कम्स टू कंपैरिजन विद यूएसए। हमारा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप प्रिवेल करती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, वी हैव अडल्ट सफरेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अडल्ट सफरेज दिया, विच बेसिकली मीन्स कि जब भी आप 18 ईयर्स की एज क्रॉस कर जाते हैं, जैसे ही आप 18 ईयर्स के हो जाते हैं, चाहे आप पंजाब से हों, चाहे आप हिमाचल से हों, चाहे आप लड़का हों, चाहे आप लड़की हों, कुछ भी चीज़ हो, चाहे आप एक प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं या फिर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, आप लिटरेट हैं या आप इलिटरेट हैं, किसी भी तरह का कोई भी इसमें बायस नहीं है, राइट। ओनली थिंग इज, every man and woman above 18 years of age has been given the right to elect representatives for the legislatures। आपको ये राइट दिया गया है कि जैसे ही आप 18 साल के होते हैं, आपका फंडामेंटल राइट है कि आप वोट करें, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें, राइट। तो ये एक फीचर है जो अडल्ट सफरेज का फीचर दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। एंड द लास्ट पॉइंट इन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट वी हैव 3-tier गवर्नमेंट। तो गाइज ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था। आई एम रिपीटिंग, ये पॉइंट ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता था। ओनली आफ्टर अमेंडमेंट नंबर 73 एंड 74 ये पॉइंट वैलिड हो गया, राइट। इसलिए मैंने इसको इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है। आपको काफ़ी जगह ये पॉइंट शायद देखने को नहीं मिलेगा। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर अ डुअल पॉलिटी, सेपरेट गवर्नमेंट बोली थी, एक स्टेट की होनी चाहिए, एक सेंटर की होनी चाहिए, राइट। इनिशियली ये चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी, बट लेटर ऑन हमें जब पता चला कि हमारे यहाँ पे तो सेंटर गवर्नमेंट है, फिर एक स्टेट गवर्नमेंट है, उसके नीचे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे तो लोकल गवर्नमेंट्स भी काम कर रही हैं, मतलब वहाँ पे पंचायत सिस्टम भी है, थोड़े अर्बन एरियाज़ हैं तो वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ भी हैं। तो हमने क्या किया, इनको फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर दिया विद 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के अंदर, एंड हमने रिकॉग्नाइज कर दिया लोकल लेवल गवर्नमेंट्स को, लाइक पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, राइट। तो आज की डेट में अगर हम ये बात करें कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, 2 हैं या 3 हैं, तो आंसर इज़ 3, बिकॉज हमारे पास अब लोकल गवर्नमेंट्स भी हैं। 3-tier गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे काम कर रही है, राइट। तो गाइज ये हो गया है हमारा लेक्चर कवर ऑन फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी, सॉरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो 9 के 9 पॉइंट्स हैं, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई होप आई हैव मेड देम वेरी क्लियर। आप लोगों को आई एम श्योर ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो विद दिस गाइज वी हैव कंप्लीटेड लेक्चर नंबर 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, इन तीनों लेक्चर्स के ऊपर बेस्ड MCQs के ऊपर होने वाला है, राइट। तो हमने सारी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अब इसमें पढ़ ली है, सारी फैक्चुअल नॉलेज हमने शेयर कर ली है। तो अब देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस का आंसर कर पाते हैं, राइट। तो गाइज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेक्चर को आप प्लीज़ दोबारा देख लीजिए एंड रिवाइज कर लीजिए, अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है, इस वीडियो के बाद इट इज़ गोइंग टू बी ऑन
MCQs फ्रॉम दीज 3 लेक्चर्स, राइट। तो आई वांट कि आपके मैक्सिमम क्या मतलब आई वांट 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए आप लोगों की, सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करेक्ट वे में आने चाहिए। एंड जो क्वेश्चंस मैं MCQs डालूंगा मोस्टली वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे एंड थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, मे बी एक तो कुछ ईजी हों, बट आई विल ट्राई के थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस हों, राइट। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से हम इसको आप लेके चलिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा गाइस, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एज आई रिक्वेस्टेड बिफोर, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट लेक्चर MCQs का होगा एंड उसके बाद वी विल कंटिन्यू ऑन फर्दर लेक्चर्स, प्रीएम्बल की बात करेंगे, यूनियन एंड टेरिटरी की बात करेंगे। तो अगर कोई भी डाउट है आपको तो गाइज आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हैं। हम वहाँ पे कुछ छोटे मोटे MCQs भी डालते रहते हैं वहाँ पे, जो कि लेक्चर के अंदर से ही उठा के डालते हैं। तो मतलब आपको एक लिंक बना रहता है कि आपने क्या पढ़ा, उसके ऊपर से किस तरह का MCQ आ सकता है। जो PPTs हैं इससे पहले के जितने लेक्चर्स हुए हैं उन सब की वहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी, तो आप PPT वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो MCQ वाला लेक्चर होगा उसके बाद जो डॉक्यूमेंट होगा MCQs का वो भी मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा, आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा। तो चैनल का नाम है D Academy, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होगा, कहीं ना कहीं वीडियो में भी फ्लैश कर रहा होगा। तो प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन MCQs एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे एंड आई थिंक इट विल बी गुड फन। सो टेक केयर टिल देन एंड सी यू अगेन वेरी सून। थैंक यू।